नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का समर्पित पीसीएस एकेडमी में। कल हम लोग भारतीय संविधान के भाग 1 संघ मुख्य राज्य क्षेत्र पर चर्चा कर रहे थे। आज उसी के आगे चर्चा करना है, तो आइए शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने भाषाई प्रांत आयोग जून 1948 में जो बना था, जिसके अध्यक्ष एसके धर थे, उनकी रिपोर्ट को देखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता है। और उन्होंने बताया था राज्यों का पुनर्गठन, यानी राज्यों का यदि गठन करना है तो उसका आधार भाषा नहीं बल्कि प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों का गठन किया जाना चाहिए था। उसी के आगे हम लोग कल देखा था भाषाई प्रांत समिति जो कि बनी थी दिसंबर 1948 में। भाषाई प्रांत समिति दिसंबर 1948 में बनी थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया थे। इन्होंने जब इसका अध्ययन किया, ये भी अपने निष्कर्ष पर पहुंचे और इनकी रिपोर्ट 1949 में आती है। और इन्होंने कहा कि औपचारिक रूप से राज्यों के गठन को भाषा के आधार पर अस्वीकार कर दिया था। इसमें इसे जेवीपी कमेटी के नाम से भी जानते हैं, जेवीपी कमेटी के नाम से भी जानते हैं। इसने औपचारिक रूप से राज्यों के गठन को भाषा के आधार पर अस्वीकार कर दिया था। उसी के आगे उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पट्टाभी श्रीरामुलु जी का 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद निधन हो जाता है और आनंद फानंद में सरकार को 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषा के आधार पर करना पड़ता है, जिससे जो अन्य राज्य थे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा आदि के लोग भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग करने लगे, जिससे सरकार के समक्ष बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई और सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया, जिसका गठन दिसंबर 1953 में किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग, इसका गठन दिसंबर 1953 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष सहित 3 सदस्य थे, जिसमें फजल अली को अध्यक्ष बनाया गया था, के.एम. पणिक्कर इसके सदस्य थे, एच.एन. कुंजुरु। कौन कौन? फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग जो कि दिसंबर 1953 में बनाया गया था, उसके अध्यक्ष थे के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजुरु इस आयोग के सदस्य थे। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में बताया गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। ऊपर जो हम लोगों ने 2 आयोग देखा, भाषाई प्रांत आयोग और भाषाई प्रांत समिति, उन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को अस्वीकार कर दिया, जबकि राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1953 में बना, उसने बताया कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए, किंतु एक राज्य एवं एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। इसने या तो बताया कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए, लेकिन एक राज्य और एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। इसी आयोग के अंतर्गत दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो ब्रिटिश प्रांत थे, जो कि हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था कि जो ब्रिटिश प्रांत थे और देसी रियासतें थी। देसी रियासत के बारे में हमने आप लोगों को कल की क्लास में बताया था। उसी के अंतर्गत जब ब्रिटिश राज्यों को 4 श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया था, A, B, C, D। इनको इस वर्गीकरण को समाप्त करने का प्रावधान राज्य पुनर्गठन आयोग में किया गया था, ये ध्यान रखना। उसके बाद
इसी आयोग के अंतर्गत इस आयोग ने कहा, इस आयोग की सिफारिश के आधार पर भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। वो राज्य कौन कौन से थे, केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन थे, आइए उनकी सूची को देख लेते हैं। इसके अंतर्गत राज्य के अंतर्गत पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, दूसरा असम था, तीसरा बिहार था, चौथा मुंबई था, पांचवा जम्मू कश्मीर, छठा केरल, सातवां मध्य प्रदेश, आठवां मद्रास, नौवां मैसूर और 10वां उड़ीसा, 11वां पंजाब, 12वां राजस्थान, 13वां उत्तर प्रदेश और 14वां पश्चिम बंगाल था। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा बिहार, चौथा मुंबई, पांचवा जम्मू कश्मीर, छठा केरल, सातवां मध्य प्रदेश, आठवां मद्रास, नौवां मैसूर, 10वां उड़ीसा, 11वां पंजाब और 12वां राजस्थान, 13वां उत्तर प्रदेश और 14वां पश्चिम बंगाल था। संघ शासित प्रदेश जो 6 बनाए गए थे राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर, उनको एक बार देख लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा था दिल्ली, तीसरा था हिमाचल प्रदेश, चौथा ये ध्यान रखना लाकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीप समूह को बनाया गया था, जबकि इन्हें बाद में अलग अलग किया गया। कौन कौन से? चौथा संघ शासित प्रदेश किसे बनाया गया? लाकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी दीवी द्वीप समूह को एक में ही सम्मिलित रखा गया था। पांचवा बना था मणिपुर, छठा बना था त्रिपुरा। कौन कौन से? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लाकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी दीवी द्वीप समूह और पांचवा मणिपुर, छठा त्रिपुरा। अब क्वेश्चन यहां से भी देखने को मिलते हैं कि जो ब्रिटिश प्रांत थे उसमें श्रेणी ए के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, श्रेणी बी के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, श्रेणी सी के अंतर्गत और श्रेणी डी के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं। तो एक बार उनको देख लेते हैं। श्रेणी ए के अंतर्गत 9 राज्य आते थे, जिसमें असम, बिहार, बंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल शामिल थे। श्रेणी ए के अंतर्गत फिर से देख लेते हैं। असम, बिहार, बंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल। श्रेणी बी के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मैसूर, पटियाला और पूर्वी बंगाल, राजस्थान, त्रावणकोर, कोचीन और विंध्य। एक बार फिर से देख लेते हैं। हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मैसूर, पटियाला एवं पूर्वी बंगाल, राजस्थान, त्रावणकोर, कोचीन और विंध्य, ये 9 राज्य श्रेणी बी के अंतर्गत आते थे। श्रेणी सी के अंतर्गत भारत के 10 राज्य आते थे। अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार। देख लीजिएगा, बिहार इसके अंतर्गत सी के अंतर्गत आता था, कूच बिहार। उसके बाद कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा इसके श्रेणी सी के अंतर्गत आते थे। जबकि श्रेणी डी में भारत का एकमात्र राज्य अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह शामिल था। तो ध्यान रखना, श्रेणी ए, बी, सी, डी के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते थे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जबकि अन्य राज्यों का गठन किस तरीके से और कब किया गया, जो हमने आप लोगों को राज्य पुनर्गठन आयोग के अंतर्गत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बताए, उसके बाद की कहानी यह होती है कि 15वां राज्य भारत का कौन सा बनता है और कब बनता है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। 15वां राज्य भारत का गुजरात बनता है, जिसका गठन 1960 में किया जाता है। कौन 15वां राज्य बनता है? गुजरात 1960 में। 16वां राज्य नागालैंड, जो 1963 में इसका गठन होता है। नागालैंड का गठन 1963 में। 17वां राज्य बनता है भारत का हरियाणा, जिसका गठन 1966 में किया जाता है। 18वां राज्य भारत का बनता है हिमाचल प्रदेश, जिसका गठन 1971 में किया जाता है। 19वां राज्य भारत का बनता है मणिपुर, जिसका गठन 1972 में किया जाता है। 20वां राज्य भारत का बनता है त्रिपुरा, जिसका गठन 19
1972 में किया जाता है। 21वां राज्य भारत का बनता है मेघालय, जिसका गठन भी 1972 में किया जाता है। 22वां राज्य भारत का बनता है सिक्किम, जिसका गठन 1975 में, कल हम लोगों ने चर्चा की थी, 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 23वां राज्य भारत का बनता है मिजोरम, जिसका गठन 1987 में किया जाता है। 24वां राज्य भारत का बनता है अरुणाचल प्रदेश, जिसका गठन 1987 में किया जाता है। 25वां राज्य भारत का बनता है गोवा, जिसका गठन भी 1987 में किया जाता है। और 26वां राज्य भारत का बनता है छत्तीसगढ़, जिसका गठन सन 2000 में किया जाता है। 27वां राज्य बनता है भारत का उत्तराखंड, जिसका गठन भी सन 2000 में किया जाता है। झारखंड भारत का 28वां राज्य बनता है, जिसका गठन भी सन 2000 में किया जाता है। 29वां राज्य भारत का बनता है तेलंगाना, जिसका गठन 2014 में किया जाता है। इसमें सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिक्किम का गठन कब किया गया, तो 1975 में। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 22वां राज्य भारत का कौन सा बना, तो याद रखना 22वां राज्य भारत का सिक्किम बना। इसी तरीके से 19वां राज्य पूछा जा सकता है। 19वां राज्य मणिपुर था, जिसका गठन 1972 में किया गया। तो एक बार इनको फिर से देख लेते हैं, ध्यान रखना। गुजरात 1960 में, नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में, हिमाचल 1971 में, मणिपुर 1972 में, त्रिपुरा 1972 में, मेघालय 1972 में। 3 राज्य मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में, सिक्किम 1975 में, मिजोरम, अरुणाचल और गोवा 1987 में। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 2000 में बनते हैं। उसके बाद 29वां राज्य भारत का बनता है तेलंगाना। अब देख लेते हैं संघ शासित राज्य कौन कौन से बने और कब कब बने, उनको देख लेते हैं। संघ शासित प्रदेश, वर्तमान समय में संघ शासित प्रदेशों की संख्या 9 है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और लक्षद्वीप। कौन कौन से? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और लक्षद्वीप को 1956 में संघ शासित प्रदेश बनाया गया था। दादरा नगर हवेली को 1961 में संघ शासित प्रदेश बनाया गया था, जबकि दमन दीव, पुडुचेरी और चंडीगढ़, दमन दीव पांडिचेरी को 1962 में संघ शासित प्रदेश बनाया गया, जबकि चंडीगढ़ को 1966 में संघ शासित प्रदेश बनाया जाता है। कौन कौन से? दादरा नगर हवेली को 1961 में, दमन दीव को 1962 में, पुडुचेरी 1962 में, चंडीगढ़ 1966 में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसका गठन 31 अक्टूबर सन 2019 को किया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। तो यहाँ पर हम लोगों ने भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र में जो क्वेश्चन बन सकते थे उन पर चर्चा कर ली। अब कुछ कॉन्सेप्ट पर चर्चा कर लेते हैं, जैसे विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है और विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद राज्य को कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले विशेष राज्य क्या होता है। विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद राज्यों को कई तरीके से फायदे होते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि राज्यों को केंद्रीय सहायता में बढ़ोतरी हो जाती है, मतलब केंद्र से सहायता अधिक मिलती है अन्य राज्यों की अपेक्षा। केंद्र द्वारा अपनी योजनाओं को लागू करने हेतु राज्यों को विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया जाता है। देख लेते हैं, सामान्य राज्य को 70% कर्ज के रूप में केंद्र सरकार देती है, जबकि 30% मदद के रूप में देती है। कहने का मतलब यह है कि सामान्य राज्य को
70% कर्ज के रूप में केंद्र सरकार देती है, जिसे राज्य सरकारों को वापस केंद्र को लौटाना होता है, जबकि 30% मदद के रूप में होता है। जबकि विशेष राज्य का दर्जा जिन राज्यों को प्राप्त होता है उनको केंद्र सरकार 90% मदद के रूप में देती है और 10% कर्ज के रूप में देती है। विशेष राज्य के अंतर्गत 90% मदद केंद्र सरकार देती है, 10% कर्ज के रूप में। इसके अतिरिक्त विशेष राज्यों को सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आय शुल्क आदि दरों में भी कमी यानी छूट दी जाती है। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और आय शुल्क आदि करों में भी छूट प्रदान की जाती है। विशेष राज्य का दर्जा जिन राज्यों को दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं विशेष राज्य का दर्जा क्यों दिया जाता है। तो इसका एकमात्र उद्देश्य होता है राज्यों का पिछड़ापन और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने हेतु विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। राज्यों का पिछड़ापन एवं क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने हेतु विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। इसमें कुछ शर्तें होती हैं। तो शर्तें कौन कौन सी होती हैं, एक बार उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले राज्य दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हो। इसमें से जरूरी नहीं होता है कि सभी कंडीशन लागू हो सभी राज्यों पर, जबकि यह होता है कि अधिकांश शर्तें यदि किसी राज्य में देखने को मिलती हैं तो वह विशेष राज्य के अंतर्गत आने का दावा कर सकता है। पहला, राज्य दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हो, और दूसरी शर्त अंतरराष्ट्रीय सीमा, मतलब उस राज्य की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा से साझा होती हो। तीसरी, प्रति व्यक्ति आय की दर कम हो, आधारभूत ढांचे का अभाव हो, आबादी की बहुलता हो और भौगोलिक स्थिति के साथ साथ सामाजिक समस्याएं भी उस राज्य में मौजूद हो। ये कुछ शर्तें थी जिन पर हम लोगों ने चर्चा कर ली। उसके बाद विशेष स्टेटस प्राप्त राज्य क्या होता है। हमने आप लोगों को बताया था कि हम चर्चा करेंगे विशेष राज्य का दर्जा क्यों दिया जाता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं विशेष स्टेटस प्राप्त राज्य क्या होते हैं। ऐसे राज्य जो पहाड़ी क्षेत्र से घिरे होने के साथ साथ एक या एक से अधिक देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं। कौन से ऐसे राज्य जो पहाड़ी क्षेत्र होने के साथ साथ एक या एक से अधिक देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं। दूसरा पॉइंट इसी के अंतर्गत ऐसे राज्य जिन पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को कुछ सीमित विषयों पर ही अधिकार प्राप्त होता है, जैसे रक्षा, संचार और विदेशी संबंध। अभी तक भारत में केवल एक ही राज्य ऐसा था, जम्मू कश्मीर, जिसे विशेष स्टेटस का दर्जा प्राप्त था, उसे भी अब समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान समय में विशेष स्टेटस प्राप्त राज्य भारत में कोई भी नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं। इस पर भी हमने आप लोगों से कहा था कि इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं। तो ऐसे राज्य जो किसी विशेष परिस्थितियों, ध्यान रखना, ऐसे राज्य जो किसी विशेष परिस्थितियों जैसे सुरक्षा, प्रशासन, दूरी आदि की दृष्टि से उचित ना हो, उसे संघ शासित प्रदेश के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है और उनका प्रशासन सीधे तौर पर केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है। केंद्र सरकार स्वयं भी उसका प्रशासन चला सकती है, प्रशासन का संचालन कर सकती है, किसी एक व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है, चाहे राज्यपाल हो, उपराज्यपाल हो, प्रशासक हो, उसको केंद्र शासित राज्यों में प्रशासन को संचालित करने के लिए भेज सकती है। क्यों बनाए जाते हैं संघ शासित प्रदेश, तो उन पर एक बार देख लेते हैं। छोटा आकार होने के कारण केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाता है। कम जनसंख्या, अलग संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि किसी विशेष
संस्कृति को किसी समाज में यदि किस विशेष संस्कृति पाई जाती है और उसका क्षेत्रफल भी कम है तो उनकी संस्कृति को सुरक्षित और अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए भी केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जा सकता है। उसके बाद प्रशासनिक महत्व और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण व अन्य बिंदु भी ऐसे हो सकते हैं जिसके कारण केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल हम आप लोगों को भारतीय संविधान के भाग 2 जिसमें नागरिकता पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।